कुछ क्वेश्चंस को जानना ज़्यादा अच्छा है बजाय सभी आंसर्स के जानने के। ये बात जेम्स थर्बर ने बोली थी। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं। देखो, मान लीजिए आप एक गेम खेल रहे हो ट्रेजर हंट का। ट्रेजर हंट के गेम में ना आपको खजाना ढूंढना है। अब एक तो देखो, आपको ना सीधा सीधा मैप दे दिया जाए और मैप की सहायता से आप वहां पे पहुंच जाओ जहां पे आपको खजाना मिलेगा। आपको किसी चैलेंज का सामना नहीं करना, कुछ भी नहीं। इस प्रोसेस में ना आप सीखोगे नहीं, इस प्रोसेस में आपका दिमाग नहीं चलेगा, इस प्रोसेस में आपकी ग्रोथ नहीं होगी। एक देखो दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका ट्रेजर हंट का गेम है। इसमें ना आपको सिर्फ हिंट्स दिए गए हैं और उन हिंट्स के बेस पे आप थोड़ा सोचते हो, आप सीखते हो, कुछ अनुमान लगाते हो, उसके बेस पे डिसीजंस लेते हो। तब ना गेम खेलने में मजा आता है। बेशक थोड़ा ज्यादा टाइम आपको लग जाए खजाना ढूंढने में, लेकिन ये जो प्रोसेस है ना, इसी से आपकी ग्रोथ सुनिश्चित होती है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं जो आप शायद समझ जाओगे और कुछ लोग इसमें मजाक भी करेंगे। क्या मजाक करेंगे मैं आपको बताता हूं। देखो, अगर ना अभी आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तैयारी के दौरान ना आप बहुत सारी चीजें सीख रहे हो, बहुत सारी चीजें, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है, आपका करेक्टर बिल्ड हो रहा है। ये चीज आपकी हेल्प करेगा एक अच्छा ऑफिसर बनने में। अगर देखो सीधा उठा के किसी को भी ऑफिसर बना दिया जाए बिना तैयारी के, तो वो कैसा ऑफिसर बनेगा आप अंदाजा लगा सकते हो। अब कुछ स्टूडेंट्स मजाक करेंगे, सर एक बार बना दो, बाकी चीजें हम बाद में देख लेंगे, है ना। कुछ एक स्टूडेंट्स के दिमाग में आया है ना। लेकिन देखो, मजाक की बात कुछ और है। जब हम इस चीज पे फोकस करते हैं ना कि मुझे क्या नहीं पता, हमेशा हम्बल रहते हैं, हमेशा क्यूरियस रहते हैं, बजाय इसके कि मुझे सब कुछ आता है, वो चीज सही नहीं है। हमेशा रेलेवेंट क्वेश्चंस हमें पूछने चाहिए। रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछेंगे, नई नई चीजें सीखेंगे, कंफर्ट जोन को चैलेंज करेंगे। इसी में व्यक्ति की ग्रोथ सुनिश्चित होती है और यही लाइफ है। सोक्रेटिस ने भी यही बोला था, जितना ज्यादा मैं जानता हूं उतना ही मुझे रियलाइज होता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कितना कुछ जानना बाकी है। तो इतना ही हम्बल हमें होना चाहिए हमेशा। आगे बढ़े उससे पहले देखो, एथिक्स का एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूं। आईएएस चिन्मयी गोपाल, इनके बारे में खबर है। बहुत बढ़िया ढंग से ये घर घर जाके लोगों की समस्याएं सुनती हैं, इस वजह से काफी ज्यादा सुर्खियों में आई। सरकार ने जैसे कोई स्कीम लॉन्च की तो गांव में घूम घूम के उस स्कीम का प्रचार करना। कहीं पे देखो इरेगुलरिटीज की खबरें आई, बजाय इसके की कमेटी गठित कर दी, ये खुद पहुंची तुरंत के तुरंत बेनिफिशरीज के पास और पूछा क्या वास्तव में इरेगुलरिटी हुई है या फिर नहीं हुई है। तो इनके काम करने का जो तरीका है वो है जनता से सीधा संवाद करना। इससे डायरेक्ट फीडबैक मिलता है कहां पे पॉलिसीज की इंप्लीमेंटेशन में कमी है और उनको कैसे सुधारा जाए। देखो, यहां तक तो ठीक था, लेकिन जब मैंने इनके बारे में थोड़ा सा और पढ़ने लगा, फिर मुझे ये खबर मिली, 3 साल पहले की है। पूर्व निगम आयुक्त चिन्मयी गोपाल के खिलाफ 11 करोड़ के घोटाले की शिकायत पर जांच शुरू। फिर मुझे लगा यार, समझ ही नहीं आता कि कौन आईएएस ऑफिसर अपना पीआर करवा के अच्छी खबरें छपवाता है और कौन किसकी खबर छपी है वो सच में सही है, पता ही नहीं लगता। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि हमने एक अच्छा ऑफिसर सोच के बढ़िया एग्जाम्पल डिस्कस किया ताकि उसे एथिक्स में दिया जा सके, लेकिन बाद में पता लगता है कि वो तो पैसे देके खबर छपवाई जाती है ताकि ऑफिसर्स अपनी इमेज सुधार सकें। इसीलिए तो मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि पर्सन मैटर नहीं करते, वैल्यूज मैटर करती हैं। अब ये जो केस है इनके खिलाफ 11 करोड़ के घोटाले का, हो सकता है केस झूठा हो सकता है केस सच्चा हो, अब अपने को पता नहीं लगता। इसलिए हम वैल्यूज पे फोकस कर सकते हैं। बात करें आज की डेट की, आज देखो 9 जनवरी 2024 है और आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे यहां पे रूल ऑफ लॉ से संबंधित, अच्छा आर्टिकल है। फिर दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस का एमएसपी से संबंधित। तीसरा आर्टिकल यहां पे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एथिक्स से संबंधित है। फिर यहां पे एक चौथा आर्टिकल भी है, लेकिन शायद इसे आज डिस्कस नहीं कर पाएंगे, अदरवाइज डिस्कशन बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसे कल हम डिस्कशन में शामिल करेंगे। यूरोपियन यूनियन का कार्बन बॉर्डर टैक्स, अब ये इंप्लीमेंट हो रहा है तो इंडिया के लिए किस प्रकार से इंप्लीकेशन है। अगर इसे आज डिस्कस कर सके तो आज करेंगे, नहीं तो कल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल रूल ऑफ लॉ से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, पुराने समय में जब राजा महाराजाओं का रूल हुआ करता था ना, तो बहुत सारी चीजें तो राजाओं के विम्स एंड फैंसीज के हिसाब से चलती थी। मतलब
उनके मन में आया, आज उनका मूड अच्छा है, तो इवन उन लोगों को भी माफ कर दिया जिन्होंने मर्डर किया है। लेकिन अगर उनका मूड खराब है तो छोटी से छोटी गलती करने पर भी वो कई बार फांसी की सजा सुना देते थे। लेकिन मॉडर्न ईरा में आया रूल ऑफ लॉ, यानी चीजें जो हैं किसी की मन मुताबिक नहीं चलेंगी, किसी के मूड के हिसाब से नहीं चलेंगी, बल्कि कानून के हिसाब से चलेंगी। कानून ऑलरेडी क्लियर है, स्टेबल है, और जो कानून में लिखा हुआ है उसी के हिसाब से, जो प्रोसीजर कानून में लिखा हुआ है उसी के हिसाब से ट्रायल चलेगा और उसी की मानी जाएगी। और कानून सबके लिए बराबर है, हर कोई कानून के अगेंस्ट अकाउंटेबल है, चाहे वो राजा है, चाहे कोई वो आम आदमी है, कोई मंत्री है, सबके लिए कानून सेम है और सभी कानून के अंडर अकाउंटेबल हैं। देखो ये रूल ऑफ लॉ जो है ना, ये मॉडर्न ईरा में डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन जब गांधी जी अंग्रेज सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे थे ना, इवन तब भी वो रूल ऑफ लॉ का सम्मान किया करते थे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान उन्होंने सोल टैक्स तोड़ा, लेकिन सोल टैक्स तोड़ने के बाद उन्होंने अपने आप को कानून के आगे सबमिट कर दिया कि जो कानून को तोड़ने के लिए जो भी सजा मुझे हो सकती है वो आप दीजिए। ये देखो, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के लिए वो एग्री हो गए थे कि कानून तोड़ने के लिए सोल टैक्स मैंने तोड़ा है, अब जो भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग मेरे अगेंस्ट बनती है आप कैरी आउट कीजिए। अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि रूल ऑफ लॉ से फायदा क्या होता है, या फिर क्वेश्चन को रीफ्रेम करूं, रूल ऑफ ना हो तो नुकसान क्या हो जाएगा। देखो, जब रूल ऑफ लॉ होता है ना, कोई भी पब्लिक ऑफिशियल आर्बिट्ररी ढंग से अपनी पावर का मिसयूज नहीं करता। जो भी उसे एक्शन लेना होता है सरकारी ऑफिशियल्स को, वो कानून के हिसाब से लेते हैं, अपनी मर्जी के हिसाब से नहीं लेते। दूसरा, जनता के जो राइट्स है ना वो भी सुरक्षित रहते हैं। जनता को पता है ये मेरे राइट्स हैं, वो अपने राइट्स की बात कर सकता है कि आप मेरे अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकते। तीसरा, जनता का जो ट्रस्ट है ना वो बना रहता है गवर्नेंस में जब रूल ऑफ लॉ होता है। अब देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं, हमारे देश में जो ये कानून है ना, जैसे आईपीसी है या फिर सीआरपीसी है, जिनको अभी बदला जा चुका है, ये ना अंग्रेजों के समय आए थे। अंग्रेजों से पहले तो हमारे देश में कई जगहों पर कस्टम, लोकल जो कस्टम्स हैं उनको माना जाता था, कई कई जगह पे रिलीजियस लॉज चलते थे, हिंदुओं के लिए अलग, मुस्लिम्स के लिए अलग, और कहीं कहीं पर राजाओं के हिसाब से काम चलता था। राजा महाराजा जो हैं वो अपने कानून खुद अपनी मर्जी से बना लिया करते थे, लेकिन उनका पालन नहीं होता था। लेकिन जब अंग्रेज आए ना, इन्होंने ना थोड़ा कानून को हमारे देश में सिस्टमाइज कर दिया। आईपीसी आ गया, सीआरपीसी आ गया, लीगल स्ट्रक्चर को इन्होंने यूनिफाई कर दिया, थोड़ा स्ट्रक्चर में ये ले आए। बट देखो, ब्रिटिशर्स ने ये काम तो अच्छा किया, बट आजादी के बाद भी हम इन्हीं ब्रिटिशर्स के कानूनों को फॉलो कर रहे थे, जो कि देखो आजाद भारत के हिसाब से, मॉडर्न ईरा के हिसाब से सूटेबल नहीं थे। तो इस वजह से जनता का जो ट्रस्ट था वो इन कानूनों में घटता जा रहा था। बट अच्छी चीज ये हुई, सरकार ने अब 2 कदम उठाए। एक तो जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन एक्ट 2023। इस एक्ट के अकॉर्डिंग 42 सेंट्रल एक्ट्स में बदलाव किए गए, जैसे रेलवे एक्ट 1989, सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952। चीजें पुराने समय के हिसाब से थी, लेकिन मॉडर्न ईरा के हिसाब से अमेंडमेंट्स लाई गई हैं इन एक्ट्स में। अब दूसरी चीज ये की गई, आपको पता है, ये आईपीसी इनको बदल दिया गया है, भारतीय न्याय संहिता आ गई है, सीआरपीसी को बदल के भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आ गई है, और इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करके भारतीय साक्ष्य बिल 2023 ये भी पास हो गया है। यानी कि कॉलोनियल लीगेसी को हमने रिप्लेस कर दिया है। लेकिन देखो एक क्वेश्चन अब उठता है, ध्यान से सुनिएगा, क्या अब हमारे देश में ये कॉलोनियल ईरा के कानून हमने रिप्लेस कर दिए हैं, तो क्या अब हमारे देश में रूल ऑफ लॉ जो है वो आ जाएगा, रूल ऑफ लॉ को अच्छे से इंप्लीमेंट किया जाएगा? राइटर कहते हैं नो, इसका आंसर नो है। देखो कई बार हम देखते हैं, जैसे तमिलनाडु में ना दुकान जल्दी बंद करने को लेके बाप बेटे एक तरफ और पुलिस दूसरी तरफ विवाद हो गया था। पुलिस वाले दोनों को, फादर और सन को ले गए
पुलिस स्टेशन में, जहां पे पुलिस की कस्टडी में दोनों की डेथ हो गई। तमिलनाडु की यह घटना है। इस प्रकार से देखो कस्टोडियल डेथ की खबरें बहुत बार हम सुनते हैं। तो देखो जब किसी देश में इतनी ज्यादा कस्टोडियल डेथ होती है तो क्या यह माना जाए कि रूल ऑफ लॉ को अच्छे से इंप्लीमेंट किया जा रहा है, रूल ऑफ लॉ के हिसाब से चीजें चल रही हैं? और भी एग्जाम्पल देखिए, बुलडोजर जस्टिस। देखो बुलडोजर जस्टिस है, पुलिस एनकाउंटर है, ये जरूर एग्जाम्पल है जिन्हें जनता पसंद करती है। कहने को देखो ये जो एक्शंस हैं ये जल्दी जस्टिस देते हैं, बट देखो इन एक्शंस में ना ह्यूमन राइट्स वायलेशन का खतरा बहुत ज्यादा है। कई बार यह भी तो हो सकता है कि पुलिस किसी निर्दोष के घर को तोड़ दे, कई बार ऐसा भी तो हो सकता है पुलिस किसी निर्दोष व्यक्ति को मार दे और बोले कि यह अपराधी था। इन्हीं सब चीजों को डिसाइड करने के लिए तो कोर्ट है, लेकिन जब एग्जीक्यूटिव अपने हाथ में एक्शंस लेंगे तो बताइए कहां पे चीजें रूल ऑफ लॉ के हिसाब से चल रही हैं? नहीं चल रही। और एग्जांपल्स देते हैं राइटर। मॉब लिंचिंग होती है, मॉब लिंचिंग भी इंस्टेंट जस्टिस का एक एग्जांपल है। हालांकि मॉब लिंचिंग की घटनाएं पिछले कुछ समय में काफी कम हो गई हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और अब तो देखो नई भारतीय न्याय संहिता में स्ट्रोंग कानून का प्रोविजन भी किया गया है मॉब लिंचिंग के लिए। बट राइटर ये एग्जाम्पल देते हैं, राइटर ये भी बोलते हैं कि देखो जो वल्नरेबल सेक्शन है ना, चाहे माइनॉरिटी हैं या फिर SC ST हैं, इनको बहुत कठिनाई होती है जस्टिस को एक्सेस करने में। जैसे अभी हाल ही में बिल्किस बानो का केस आप ले लीजिए। बिल्किस बानो का रेप हुआ था और गुजरात सरकार ने गलत तरीके से रेप के अपराधियों को पूरी सजा काटने से पहले ही छोड़ दिया। यह सुप्रीम कोर्ट ने बोला है अपने लेटेस्ट वर्डिक्ट में। तो राइटर का कहना है माइनॉरिटीज हैं, दूसरे वल्नरेबल सेक्शंस के लोग जैसे SC ST, उनको न्याय एक्सेस करने में कठिनाई होती है। और भी एग्जांपल्स इसके आर्टिकल में दिए जाते हैं, लेकिन पॉइंट आप समझ गए होंगे। फिर देखो राइटर ये बोलते हैं कहने को हमारे देश में ना रूल ऑफ लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं। जैसे कहने को सेपरेशन ऑफ पावर्स है एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में। कहने को जनता भी लॉ मेकिंग में पार्टिसिपेट करती है। लेकिन देखो प्रैक्टिकल सिचुएशन ये है कि कोर्ट में ना केसेस की संख्या इतनी ज्यादा है, करप्शन इतना ज्यादा चलता है, डिले इतना ज्यादा चलता है, जजेस की वैकेंसीज हैं इतनी ज्यादा, इंफ्रास्ट्रक्चर काफी पुअर है, तो लोगों को बहुत कठिनाई होती है ग्राउंड लेवल पे जस्टिस को एक्सेस करने में। सालों साल लग जाते हैं किसी केस का फैसला आने में। जब देखो ऐसी सिचुएशन है तो हम कैसे कह सकते हैं कि जुडिशरी काम कर रही है बढ़िया ढंग से न्याय दिलवाने के लिए, अगर एग्जीक्यूटिव कोई गलती करता है, एग्जीक्यूटिव गलत ढंग से अपनी पावर का मिसयूज करते हैं। फायदा तो तब होता है ना जब जुडिशरी बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव होती, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया होता, केसेस के फैसले भी जल्दी जल्दी से आते, तब तो हम बोलते कि एग्जीक्यूटिव जब खुद रूल ऑफ लॉ को नहीं मानते तो जुडिशरी एक्टिव होती है और एग्जीक्यूटिव को सबक सिखाती है। लास्ट में देखो ये कहा जाता है सिर्फ कानून अच्छे होने से काम नहीं चलेगा। वो तो चलो सरकार ने कर दिया है, नए क्रिमिनल बिल्स आ गए हैं, पुराने जो कानून हैं उनमें कईयों में अमेंडमेंट किया गया है जन विश्वास एक्ट के साथ में। लेकिन देखो वो लोग जो कानून को इंप्लीमेंट करते हैं उनकी इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए, समाज में डिसिप्लिन होना चाहिए, और उसके साथ साथ सबसे जरूरी रोल तो जुडिशरी का है। जहां भी देखो एग्जीक्यूटिव यानी सरकार जो है, सरकार के ऑफिशियल्स जो है रूल ऑफ लॉ को इग्नोर करते हैं, तो फिर जुडिशरी को ना स्ट्रिक्ट स्टैंड लेना होगा। फिर जुडिशरी ही रूल ऑफ लॉ को इंश्योर कर सकती है। अगर जुडिशरी भी प्रोएक्टिव ढंग से काम नहीं करेगी, रूल ऑफ लॉ को बचाने के लिए काम नहीं करेगी, फिर तो समाज देखो टूट जाएगा। फिर डेमोक्रेसी नाम नाम की रह जाएगी, ऑथोरिटेरियनिज्म आ जाएगा और लोगों का जो ट्रस्ट है गवर्नेंस में फिर वो कम हो जाएगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया रूल ऑफ लॉ से संबंधित। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल क्वेश्चन ऑफ MSP से संबंधित है, इंडियन एक्सप्रेस का है। देखो लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं जल्द ही, तो ना इससे पहले विभिन्न फार्मर ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो मांग कर रही हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से कि आप अपने अपने मैनिफेस्टो में ना इस चीज को जगह दो कि अगर आप सत्ता में आते हो तो आप MSP को एक कानून की शक्ल दोगे। अभी ना
एमएसपी का प्रोविजन किसी पर्टिकुलर कानून के अंडर नहीं है, इसलिए सरकार के ऊपर ओब्लिगेशन नहीं है एमएसपी को अच्छे से इंप्लीमेंट करने की। लेकिन अगर एमएसपी किसी कानून के अंडर आ जाएगा ना, स्टैट्यूटरी स्टेटस से एमएसपी को मिल जाएगा, तो फिर एमएसपी सिस्टम को अच्छे से इंप्लीमेंट किया जाएगा सरकार के द्वारा और किसानों को उनकी फसलों के उचित दाम मिलेंगे। अब देखो, एक चीज मैं आपसे पूछता हूं और अभी हम डिस्कस भी करेंगे। कहीं भी आप एक चीज देखिए, जो मैन्युफैक्चरर है ना, जो चीजें मैन्युफैक्चर करते हैं, वो अपने हिसाब से मार्केट में उन चीजों का दाम रखते हैं। जैसे देखो, आप पेन यूज कर रहे हो पायलट वाला, जो पायलट पेन के मैन्युफैक्चरर है ना, वो मार्केट को देखते हुए और जितना उनको लगता है कि हमारे प्रोडक्ट की वर्थ है, उसी हिसाब से वो अपने प्रोडक्ट का दाम रख रहे हैं, 40 रुपए या 50 रुपए, जितना भी पायलट के पेन का दाम है। बट देखो, किसानों के साथ उल्टा है। किसान फसल को प्रोड्यूस तो कर रहे हैं, लेकिन दाम किसान तय नहीं कर रहे हैं, दाम कोई और तय कर रहा है। तो बहुत बार तो ऐसा होता है कि किसानों को अपनी फसल जो है ना, वो डिस्ट्रेस में सेल करनी पड़ती है। किसान अपनी फसल बेचते तो होलसेल के रेट पे हैं, लेकिन आइटम्स खरीदते हैं रिटेल के रेट पे, जैसे फर्टिलाइजर हैं या फिर दूसरे केमिकल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं जिनका खेती में इस्तेमाल होता है। किसान वो सारी चीजें रिटेल में खरीदते हैं। रिटेल में आपको पता है चीजें महंगी पड़ती हैं, तो ये तो किसानों के साथ सही नहीं है। इसीलिए हमारे देश में एग्रीकल्चर कोई करना नहीं चाहता। एग्रीकल्चर आज के समय में घाटे का सौदा हो गया है। तो एक चीज तो साफ है, किसानों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार को कुछ करना चाहिए। अब देखो, 3 ऑप्शन हो सकते हैं, सबके प्रोज एंड कॉन्स हम डिस्कस करेंगे। पहला ऑप्शन, एमएसपी को ही अच्छे से इंप्लीमेंट किया जाए। एमएसपी सरकार अनाउंस कर देती है फसल उगाने से पहले ही कि हम वीट को, राइस को, इन फसलों को इस रेट पे प्रोक्योर करेंगे। अभी क्या है, सरकार देखो 23-24 फसलों के लिए एमएसपी अनाउंस तो कर देती है कि इस रेट पे हम आपकी फसलें प्रोक्योर करेंगे, खरीदेंगे, लेकिन एक्चुअल में फसल खरीदती है 2-3 ही, सिर्फ राइस की, वीट की, यही फसल सरकार प्रोक्योर करती है, बाकी नहीं प्रोक्योर करती। तो एक मांग तो ये उठ रही है पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा कि ना एमएसपी को स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया जाए, फिर ना सरकार को सभी फसलें प्रोक्योर करनी पड़ेंगी और किसानों को उनकी फसलों के उचित दाम मिलेंगे। अब एक क्वेश्चन आपसे यह है, क्या एमएसपी को स्टैट्यूटरी स्टेटस देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए? यह डिस्कस करने के बाद फिर मैं आपको दूसरे मेथड्स भी बताऊंगा कि कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनसे किसानों को राहत पहुंचाई जा सकती है। सबसे पहले आप यही देख लीजिए, स्टैट्यूटरी स्टेटस देने के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। अगर देखो, स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया जाता है एमएसपी को, तो किसानों को एक उम्मीद हो जाएगी, एश्योरेंस हो जाएगा कि हमें अपनी फसल का मिनिमम दाम तो मिलेगा ही। उनको डिस्ट्रेस में अपनी सेल नहीं करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि कभी फसल बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो गई तो किसानों को बहुत कम दाम पे अपनी फसल बेचनी पड़ रही है, क्योंकि मार्केट में फसल है ही ज़्यादा। इस चीज़ से किसानों को छुटकारा मिलेगा। इसके अलावा किसान इन्वेस्ट कर सकेंगे खेती में, प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दे सकेंगे, क्योंकि उन्हें पता है प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देंगे तो फसल ज़्यादा होगी, फसल ज़्यादा होगी तो फसल के और ज़्यादा दाम मिलेंगे। तो इसलिए वो प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दे सकेंगे। प्रोडक्शन को इंसेंटिवाइज किया जा रहा है एमएसपी के थ्रू। नेक्स्ट है, सील्स फार्मर फ्रॉम एक्सप्लोटेशन बाय मिडलमैन। मिडलमैन एक्सप्लोइट नहीं कर सकता, क्योंकि देखो सरकार ने एमएसपी रख दिया। फॉर एग्जांपल, 1 क्विंटल वीट हम 2200 में परचेज करेंगे, लेकिन उस समय मार्केट में वीट बिक रहा है 1600 रुपए का। कई बार क्या, मिडलमैन किसानों को मजबूर कर देते थे, उन्हें पैसों की आवश्यकता होती थी तुरंत। वो कहते थे कि हम यार 1200-1300 में खरीद लेंगे तुरंत के तुरंत, अगर आपको देना हो तो दो। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर एमएसपी स्टेटस मिल गया, सभी फसलों को स्टैट्यूटरी स्टेटस मिल गया, तो वो मिडलमैन को बेचने के बजाय किसान अपनी फसल फिर सरकार को बेचेंगे 2200 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से। नुकसान इसके ये हैं, क्रॉप पैटर्न डिस्टोर्ट हो जाता है। किसान ना कुछ पर्टिकुलर फसलों को ज्यादा उगाना स्टार्ट कर देते हैं और कुछ फसलों को, फॉर एग्जांपल मिलेट्स को, इग्नोर कर दिया जाता है। मतलब जिस फसल के लिए अच्छा एमएसपी है ना, फिर किसान वही फसल उगाते हैं, बाकी फसल नहीं उगाते हैं। नेक्स्ट, इंक्रीज फिजिकल बर्डन। अब देखो, सरकार तो प्रोक्योर करती जाती है, लेकिन इसके लिए पैसा तो देना पड़ता है ना, तो सरकार के ऊपर फिजिकल बर्डन काफी बढ़ जाता है। नेक्स्ट, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन नहीं आ पाता, सिर्फ कुछ ही फसलें।
सिर्फ कुछ ही फसलें जिन पे एमएसपी अच्छा है, सारे के सारे किसान उन्हीं फसलों को उगाने पे टूट पड़ते हैं और ज्यादा फसलें नहीं उगाई जाती। ये एक नुकसान है। तो ये तो हमने इशू डिस्कस किया, कौन सा, एमएसपी को स्टैट्यूटरी स्टेटस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, कानून की शक्ल देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। अब एक दूसरा सिस्टम है जिससे किसानों को राहत पहुंचाई जा सकती है, वो है प्राइस डेफिशिएंसी स्कीम। इसमें क्या होता है, सरकार ने कई सारी फसलों के लिए एमएसपी तो अनाउंस करती है, बट सरकार उन फसलों को प्रोक्योर नहीं करती। सरकार ये बोलती है किसानों को, हम अनाउंस कर रहे हैं एमएसपी, फॉर एग्जाम्पल 1 क्विंटल वीट बेचने पे आपको मिलेगा 2200 रुपया, सरकार ने अनाउंस कर दिया। लेकिन देखो मार्केट में रेट चल रहा है 1600 रुपया, तो किसान ने ना 1600 में अपनी फसल बेच दी, तो सरकार कहती है कोई बात नहीं, बेच दी तो बेच दी, लेकिन हमने जो एमएसपी अनाउंस किया था ना 2200, उससे जितने कम में आपने अपनी फसल बेची है उसकी भरपाई हम करेंगे। जैसे किसान ने बेची 1600 में, एमएसपी कितना था 2200, गैप कितना है 600 का, सरकार कहती है 600 रुपए हम आपके खाते में डाल देंगे। तो इस सिस्टम में क्या है कि सरकार को ना किसानों से फसल नहीं प्रोक्योर करनी पड़ रही है, सरकार तुरंत जितना गैप है ना, एमएसपी से जितने कम पैसों में किसान ने अपनी फसल बेची है ना, उतने पैसे सरकार फिर किसान के खाते में डाल देती है, सरकार भरपाई कर देती है जितने कम में किसान ने अपनी फसल बेची है। इसके देखो अपने फायदे हैं, सरकार की भी कॉस्ट कम बच जाती है, क्योंकि प्रोक्योर करेंगे तो सरकार पे ज्यादा कॉस्ट आती है, और एमएसपी एश्योरेंस भी मिल गया किसानों को, सरकार के लिए भी फायदा है, और डिमांड एंड सप्लाई भी चलती रहेगी। मतलब जो चीज बोलते हैं कि सरकार बहुत सारी चीजें मार्केट से खरीद लेती है, वीट या राइस, तो मार्केट में फिर वीट की कमी हो जाती है, डिमांड एंड सप्लाई के डायनामिक्स गड़बड़ा जाते हैं, वो भी नहीं होगा। लेकिन इसके नुकसान हैं। इसके लिए देखो जबरदस्त स्ट्रॉन्ग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ताकि किसानों की एलिजिबिलिटी को चेक किया जा सके कि वास्तव में इस किसान ने अपनी फसल को इतने रेट पे बेचा है क्या नहीं बेचा है, उसे वेरीफाई किया जा सके, फर्जीवाड़ा ना हो किसी भी प्रकार का, पेमेंट में डिले ना हो। कई बार ऐसा हो जाता है किसान ने अपनी फसल बेच दी कम में, सरकार कहती है जितने कम में आपने बेची है एमएसपी से वो पैसा हम आपको देंगे, लेकिन सरकार दे ही नहीं रही है, डिले पे डिले करती जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट ये है, और देखो कितनी क्रॉप्स कवर होंगी वो तो अलग अलग राज्यों की फिजिकल कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि कौन से राज्य के पास कितना पैसा है, क्या वो ये स्कीम इंप्लीमेंट कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है। अब लास्ट जो तरीका है किसानों को राहत पहुंचाने का वो है डायरेक्ट इनकम सपोर्ट। जैसे देखो प्रधानमंत्री सम्मान निधि स्कीम है, 6,000 रुपये किसान को दिए जाते हैं, उसके खाते में आ जाते हैं 3 इंस्टॉलमेंट्स में। तो इस प्रकार से डायरेक्टली किसानों को इनकम सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए। तो ये देखो सिंपल तरीका है, डायरेक्टली किसानों को सपोर्ट कर दो, घुमा फिरा के सपोर्ट मत करो। किसान अपने हिसाब से उस इनकम सपोर्ट को यूज कर सकते हैं, मतलब जो सरकार की तरफ से इनकम सपोर्ट मिला है उसका किसान अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं, जहां पे भी वो खर्च करना चाहते हैं वो पैसा। और सरकार के लिए भी सिंपल एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म है, कोई ताम झाम नहीं है। बट देखो इसके नुकसान भी बहुत हैं। फिक्स अमाउंट दिया जाता है, कम होता है बहुत ज़्यादा, जैसे 6,000 रुपये एक साल में, इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं है। और दूसरा, कई किसानों के पास ज़मीन ज़्यादा है, कई किसान ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो मेहनत के हिसाब से नहीं है ये 6,000 सबके लिए सेम है। और सबसे लास्ट में एब्सेंटी लैंड ओनर्स, बहुत बार ऐसा होता है कि किसान ना अपनी ज़मीन को ठेके पे दे देते हैं पीजेंट्स को, टीनेंट्स को, तो फिर टीनेंट्स जो हैं वो खेती करते हैं, और वास्तव में ये इनकम सपोर्ट किसको मिलता है, जमीन के मालिकों को मिलता है जो खेती कर ही नहीं रहे हैं, जबकि उन्होंने अपनी खेती ठेके पे दे दी है। तो ये भी नुकसान है। तो तीनों मेथड्स डिस्कस करने के बाद ना देखो, कहने को तो बोला जा सकता है कंक्लूजन में कि कौन सा मेथड बेस्ट है, वो मार्केट डायनामिक्स पे डिपेंड करता है, बजट कितना है सरकार के पास में उस पर डिपेंड करता है, सरकार की अभी इंटेंशन क्या है, फार्मर्स को किसान राहत देना चाहती है या नहीं देना चाहती, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपसे सीधा सीधा पूछता हूं कि आपको तीनों मेथड्स में से कौन सा मेथड बेस्ट लगा है और क्यों। मतलब मेरा अगर बताऊं तो मुझे प्राइस डेफिशिएंसी स्कीम ठीक लगती है। किसानों को अगर राहत पहुंचानी है तो ये सही स्कीम है इंप्लीमेंट करने के लिए। और इसका रीज़न मुझे लगता है कि अगर इंप्लीमेंट अच्छे से की जाए ना, वो दिक्कत भी नहीं है कि एफसीआई को इतना इतना राइस या वीट प्रोक्योर करना पड़ता है, रख रखाव में दिक्कत आती है, इतना अनाज सरकार के पास सड़ जाता है, वो दिक्कत भी नहीं आएगी प्राइस डेफिशिएंसी स्कीम्स में। दूसरा जो प्राइस है वो भी डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से ही रहेगा।
लेकिन देखो बात इंप्लीमेंटेशन की है। प्राइस डेफिशिएंसी स्कीम्स में ना फ्रॉड का बहुत खतरा है कि गलत ढंग से रिसिप्ट बनवा ली कि हमने तो इतने में बेची है। कई बार ना सेटिंग हो जाती है, किसान बोलेगा कि मार्केट में कि मैंने तो इतने में बेची है फसल 1,000 रुपये में, जबकि वो उसने झूठी रिसिप्ट बनवाई है। तो फिर इससे किसान को सरकार को चूना लग जाएगा। अगर फर्जी रिसिप्ट बनने लग गई, किसान झूठ बोलने लग गए, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आप बताइए आपको कौन सा मेथड सबसे बेस्ट लगा और क्यों, इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया जाए तो। इसके बाद देखो नेक्स्ट आर्टिकल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एथिक्स से संबंधित है। आप देखो जीएस पेपर 2 और एथिक्स दोनों से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेक्स्ट क्या है, देखो यूजीसी ने ना, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने 2019 में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एथिक्स को प्रमोट करने के लिए गाइडलाइंस जारी की थी, जिन्हें बोला गया था मूल्य परवाह। और अब एक बार फिर से उसी प्रकार की गाइडलाइंस जारी की गई है और जिन्हें बोला गया है मूल्य परवाह 2.0। आप बोलोगे सर ये क्या है, कौन सी गाइडलाइन है, क्या बोला गया है यूजीसी के द्वारा। देखो इन गाइडलाइंस में ना ये बोला गया है, मतलब एक सर्वे करवाया गया था ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स के द्वारा। उस सर्वे में ये पाया गया जो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस होते हैं ना, इनमें ना बहुत सारी गलत चीजें होती हैं। जैसे हायरिंग में टॉप पर बैठे जो लीडर्स हैं यूनिवर्सिटी के, उच्च पोस्ट पर बैठे जो लोग हैं, वो अपने फेवरेट लोगों को हायर कर लेते हैं। ट्रेनिंग में घपलेबाजी चलती है, पे और प्रमोशन में भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, सेक्सुअल हरासमेंट होती है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है प्रमोशन में, जेंडर पे में भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। इसके अलावा कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत ज़्यादा है और प्रमोशन में ना नॉन परफॉर्मेंस फैक्टर को इग्नोर कर दिया जाता है। यूनिवर्सिटी को कोई चीज़ खरीदनी है तो वेंडर के साथ सांठगांठ कर ली जाती है और कमीशन खा लिया जाता है यूनिवर्सिटी के लोगों के द्वारा। तो ये सब चीज़ें देखने को मिली जब सर्वे करवाया गया। तो इसी सर्वे के रिजल्ट के अनुसार अब गाइडलाइंस जारी की है यूजीसी ने। यूजीसी देखो ये कहता है कि ना जो हायर इंस्टीट्यूशंस है ना, उनमें जो टीचर्स होते हैं, सबसे पहले वो तो देखो रोल मॉडल हैं स्टूडेंट्स के लिए। अगर टीचर्स ही ये सब काम करेंगे तो फिर स्टूडेंट क्या सीखेंगे। टीचिंग जो है वो एक नोबल प्रोफेशन है। दूसरा फिर गाइडलाइन में ये बोला गया है यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज जो भी डिसीजन लेती है ना, उसमें ट्रांसपेरेंसी हो और जो भी डिसीजन लिया जाए यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज के द्वारा वो देखो संस्थान के हित में होना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए। किसी प्रकार का कोई बायसनेस नहीं हो, जो चीज यूनिवर्सिटी के लिए, कॉलेज के लिए सही है बस वही डिसीजन लिया जाए। नेक्स्ट चीज, कोई भी डिस्क्रिमिनेटरी प्रिविलेज नहीं होनी चाहिए किसी भी के लिए भी, सबके लिए। अभी हमने रूल ऑफ लॉ का आर्टिकल डिस्कस किया था, सबके लिए सेम रूल्स होने चाहिए, चाहे देखो कोई वाइस चांसलर का रिश्तेदारी क्यों ना हो। जो करप्ट लोग हैं उन्हें पनिश किया जाए। इसके अलावा यूनिवर्सिटी में ना ऐसा इकोसिस्टम होना चाहिए, ऐसा एटमॉस्फेयर होना चाहिए सभी लेवल्स पे कि ना जो डिसीजन लेते हैं वो सोचें, वो एडवाइस दें दूसरों से, आसानी से उनको एडवाइस दें और खुद भी एडवाइस लें। मतलब ऐसा होना चाहिए, डिसीजन लेने वाले जो लोग हैं ना उनके अंदर ये भावना होनी चाहिए। इसके अलावा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में ये सारी वैल्यूज इंश्योर की जाएं, जैसे इंटीग्रिटी, ट्रस्टीशिप, हार्मनी, अकाउंटेबिलिटी, इंक्लूसिवनेस, कमिटमेंट, रिस्पेक्टफुलनेस, बिलोंगिंगनेस, सस्टेनेबिलिटी, संविधान की वैल्यूज, ग्लोबल सिटीजनशिप। इन वैल्यूज को इनकलकेट करने के अलावा मतलब जो भी डिसीजंस लिए जाए ना यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज के द्वारा, ऑफिसर्स के द्वारा, वो लेटर एंड स्पिरिट में होने चाहिए, कानून के हिसाब से होने चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से होने चाहिए। नेक्स्ट, यूनिवर्सिटी में जो स्टाफ है या फिर ऑफिसर्स है ना, वो कोई भी फाइनेंशियल इरेगुलरिटी ना करें, क्योंकि देखो वो पैसा स्टूडेंट्स के हित में इस्तेमाल होना है। आप पैसा खा रहे हो इसका मतलब स्टूडेंट्स का नुकसान हो रहा है। ना कोई गिफ्ट लें किसी काम को करवाने के लिए, ना कोई गिफ्ट दें, ये सब काम नहीं होने चाहिए। यूनिवर्सिटी के अंदर एक कंड्यूसिव कल्चर होना चाहिए पढ़ाने के लिए, सभी लोग बढ़िया ढंग से काम कर सकें, अच्छी पढ़ाई हो, अच्छे से स्टूडेंट सीख सकें, अच्छे से रिसर्च हो और यूनिवर्सिटी की भी रेपुटेशन अच्छी हो, ऐसा होना चाहिए। फिर देखो कई बार ना यूनिवर्सिटीज के द्वारा जो डिसीजन लिए जाते हैं ना उनमें काफ़ी कॉन्फिडेंशियलिटी होती है। तो ना यूजीसी की गाइडलाइंस कहती हैं ये चीज़ ना आरटीआई के अगेंस्ट है, बल्कि आप जो भी डिसीजन लेते हो, आपकी कमेटीज़ के द्वारा जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, इवन सब कमेटीज़ के द्वारा जो डिसीजन लिए जाते हैं, उन मीटिंग्स की सारी डिटेल्स आप पब्लिक डोमेन में डाल दो, ताकि स्टूडेंट्स को और जनता को भी ये जानने का हक है कि क्या डिसीजंस लिए गए थे और क्यों लिए गए थे।
तो ट्रांसपेरेंसी आएगी इससे, और जनता का, स्टूडेंट्स का जो ट्रस्ट है वो यूनिवर्सिटी प्रशासन में इंक्रीज होगा। इसके अलावा देखो, यूनिवर्सिटीज के द्वारा एनुअल रिपोर्ट्स, ऑडिटेड अकाउंट्स, ये भी पब्लिक डोमेन में डाल देने चाहिए। इससे माल प्रैक्टिसेस नहीं होंगी। समझ गए? डर होगा कि हाँ ये सब कुछ पब्लिक डोमेन में जाएगा तो कहीं स्क्रूटिनी ना हो जाए। फिर देखो कुछ कंसर्न्स भी हैं, जैसे एक चीज ये बोली जाती है, जो स्टूडेंट यूनियन है या फिर टीचर एसोसिएशन है, इनका काम है प्रशासन को सपोर्ट करना डिग्निफाइड मैनर में। तो ये जो वर्ड है ना, डिग्निफाइड मैनर में सपोर्ट करना प्रशासन को, यूनिवर्सिटी प्रशासन को, इस चीज पर राइटर कंसर्न व्यक्त करते हैं कि डिग्निफाइड मैनर का क्या मतलब है। जो ये स्टूडेंट यूनियन है या फिर टीचर एसोसिएशन है, ये प्रेशर ग्रुप है। इन एसोसिएशंस का काम है अपने मेंबर्स के अधिकारों की सुरक्षा करना। जैसे टीचर मेंबर्स हैं तो टीचर्स के अधिकारों की सुरक्षा करना, स्टूडेंट यूनियन का काम है स्टूडेंट्स के अधिकारों की सुरक्षा करना। तो ये प्रशासन की बी टीम नहीं है कि प्रशासन को ये सपोर्ट करेंगे डिग्निफाइड मैनर में। इस चीज का ना गलत इस्तेमाल हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जो यूनियन है या फिर एसोसिएशन है, उनके ऑफिस बीरर को, यानी उनके पदाधिकारियों को कई बार सस्पेंड कर दिया जाता है यूनिवर्सिटी से, कई बार उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करवा दिए जाते हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर देखो, यूजीसी के द्वारा गाइडलाइंस जारी की गई हैं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एथिक्स को प्रमोट करने के लिए, ये अच्छी चीज है। बट इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा? आप गाइडलाइंस जारी कर दोगे, लेकिन गाइडलाइंस का वायलेशन होगा, उसके अगेंस्ट आप क्या कार्रवाई करोगे? बिना तलवार के देखो आप कानून लेके आओगे ना, तो वो कानून का इंप्लीमेंटेशन अच्छा नहीं होगा। कानून का इंप्लीमेंटेशन तभी अच्छा होता है जब एक डर होता है कि अगर हमने कानून का वायलेशन किया तो हमारे साथ ये होगा। तो बात यहां पे राइटर कहते हैं इंप्लीमेंटेशन की है कि गाइडलाइंस को कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। यूजीसी ना जीरो टॉलरेंस शो करे, इन गाइडलाइंस का वायलेशन होगा तो हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, सेक्सुअल हरासमेंट होता है, तो हम स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। तब जाके फिर धीरे धीरे यूनिवर्सिटीज में जो ये गाइडलाइंस यूजीसी इंप्लीमेंट करवाना चाहती है, इंप्लीमेंट होंगी। समझ गए? तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया एथिक्स से संबंधित। चलते हैं आगे। लास्ट में ये क्वेश्चंस देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। एक तो देखो एमएसपी से संबंधित, और दूसरा फिर रूल ऑफ लॉ वाला। दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं 250 वर्ड्स में। 15-15 मार्क्स के ये दोनों क्वेश्चंस हैं। देखो काफी दिनों से ना कुछ लोगों को पीडीएफ संबंधी चैलेंजेस आ रहे हैं। मैंने आपको बोला हर प्रकार की पीडीएफ आपके लिए अवेलेबल है। हिंदी में भी समरी मिलती है, पूरे मंथ का भी कंपाइलेशन मिलता है, सब कुछ मिलता है, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स को एक्सेस करने में दिक्कत आती है। तो आप आज जिनको भी दिक्कत है ना, एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, और ये भी बताइए कि उन्होंने कहां पे ढूंढा है। मैंने कई बार आपको बताया है टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी और वेबसाइट पे मिलेगी। फिर भी आपको नहीं मिली तो आप बताइए, कल फिर मैं आपको बताऊंगा कहां पे आपको मिलेगी, कहां पे आप ढूंढ सकते हो प्रॉपर स्क्रीनशॉट के साथ। आज मेरे पास स्क्रीनशॉट नहीं है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।